हेलो स्टूडेंट्स, मैं जानना चाहता हूँ कि क्लास फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में आपने पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? याद होगा आपको। और ये था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय बुकर टी वॉशिंगटन। इसमें लेखक ने एक विद्यालय में, स्कूल में एडमिशन पाने के लिए सैकड़ों मील लंबा सफ़र तय किया और बहुत सी कठिनाइयाँ उठाईं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। ये बुकर टी वॉशिंगटन के अपने जीवन की घटना थी, जिसको उन्होंने हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया था। उस पाठ में एक बच्चे की कहानी थी जिसने बहुत सारा संघर्ष किया था अपने जीवन में, और इसी प्रकार से ये भी एक संघर्ष की कहानी है। और इसमें एक छोटी बच्ची है 9 वर्ष की, जिसने किस प्रकार से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखा है, और केवल अपने ही आत्मसम्मान को नहीं, एक विदेशी नागरिक के सामने इस तरह अपने देश की छवि को प्रस्तुत किया है कि वो राष्ट्र भारत की प्रतीक बन गई। आइए हम लोग जानते हैं कि इस पाठ में उस बालिका ने ऐसा क्या किया है जिससे वह राष्ट्र के गर्व और यहाँ की सभ्यता, रहन सहन और तौर तरीकों की मिसाल बन गई। और लेखक ने उस छोटे से बच्चे की कहानी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बताई। हम सबसे पहले यह जान लें कि कक्षा 11 में भी एक बच्चे की कहानी थी, और कक्षा 12 का भी पहला चैप्टर में एक बच्ची की कहानी है। हम जानने की कोशिश करेंगे लेखक के बारे में। लेखक विलियम सी डगलस। ही वॉज द जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। और विलियम सी डगलस को यात्रा करना बहुत पसंद था। उन्होंने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों की यात्रा की। उनको एशियाई देशों में भ्रमण करना बहुत पसंद था। इसी क्रम में 1950 में वह भारत आए। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। और विलियम सी डगलस नई दिल्ली से बरेली की यात्रा पर थे। तभी एक स्टेशन पर उनकी मुलाकात इस बच्ची से हुई, और इस बच्ची ने अपने देश की गरिमा, अपने देश का आचरण जिस प्रकार लेखक के सामने प्रस्तुत किया है, उससे लेखक इस वृत्तांत को लिखने पर विवश हो गया। और लेखक ने जिस तरह से उस बच्चे को भारत का प्रतीक माना है, और यह भी लिखा है, विलियम सी डगलस महोदय ने यह भी लिखा है कि किस प्रकार उस बच्ची के व्यवहार से वह भारत से प्रेम करने लगे। आइए इस पाठ के द्वारा हम जानते हैं कि उस बच्ची के व्यवहार और विलियम सी डगलस की यात्रा में किस प्रकार से दोनों की मुलाकात हुई, और किस प्रकार से उसके व्यवहार से विलियम सी डगलस महोदय प्रभावित हुए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला पाठ, अ गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर चल पड़ा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर वहाँ से कार के द्वारा रानीखेत जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पर्वतीय छावनी, जो कि 6000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित थी। अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। और यह जो छावनी थी, यह 120 मील लंबे विस्तार वाले बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों के सामने थी। द ट्रेन वॉज स्लो
गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द बेस स्टेशंस, या रास्ते में पड़ने वाली हर स्टेशन पर रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप, हर ठहराव पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल। 6 प्लेटफॉर्म बहुत से लोगों से भरे हुए थे, जिसमें सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स यानी कि सैनिक, मर्चेंट्स यानी कि सौदागर, व्यापारी, प्रीस्ट्स पुजारी, पोर्टर्स कुली, पोर्टर कहते हैं कुली को, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, लगभग हर आदमी नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं 3 लोगों से बात करता था या पूछता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब कहीं जाकर हमको एक अंग्रेजी में बात करने वाला आदमी मिल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम विश्व के मामलों के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उस हर मुख्य मामले में, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन समाचार की सुर्खियों में होता था, उस पर हम लोग बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, हम देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। चेकिंग ओपिनियन, लोगों के दृष्टिकोण की जांच कर रहे थे, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, जो सरकारी व्यवहार और प्रतिवेदनों यानी कि रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदनों में बताए गए थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, मेरा रानीखेत पहुंचने का मार्ग, बल्कि हम रानीखेत क्यों कहेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं हमें बरेली पहुंचने का मार्ग, क्योंकि अभी तो बरेली की यात्रा पर थे। बरेली पहुंचने का मार्ग भारत के सबसे संपन्नतम कृषि क्षेत्रों से होकर था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, लगभग 1000 फुट समुद्र तल से ऊंचाई वाला, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिकल का मतलब है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, द रीजन बिटवीन द कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। और आप इतना समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा का भूरा जल रेती मिला हुआ था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलेन विद फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसका बाढ़ विद फ्लड वाटर्स, और इसका बाढ़ से युक्त पानी, इट्स ओवरफ्लो, उफान के कारण हजारों एकड़ के क्षेत्र में लगी हुई धान की फसल को डुबो रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, दक्षिण में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, बहुत लंबे क्षेत्र में विस्तृत घास के मैदान, दैट ए मैन्स हेड, जो आदमी की ऊंचाई से भी ज़्यादा, आदमी के सिर से ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और यह विस्तार कुछ एक पेड़ों के समूह के द्वारा कहीं कहीं बाधित होता था, अन्यथा की स्थिति में सभी कुछ उन घास के मैदानों में ही समाया हुआ था। द होम ऑफ टाइगर्स, और ये जो घास के मैदान थे ये घर थे, किनके घर थे? द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के, एलिफेंट्स हाथी, पाइथन्स एंड कोबराज, जहरीले सर्पों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, हर ओर क्षितिज तक फैला हुआ समतल भूमि यानी कि चौरस मैदान थे। बट डॉटेड हियर एंड देयर, केवल यत्र तत्र यहाँ वहाँ कहीं सैक्रेड बनियाइन, पवित्र पीपल के पेड़, आर बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के पेड़ों के द्वारा केवल
कहीं कहीं पेड़ पाए जाते थे और बाकी क्षेत्रों में या तो बाकी और भी पेड़ पाए जाते थे या बरगद के पेड़ों और पकार के पेड़ों की पंक्तियों में पेड़ों के समूह थे और बाकी इसको छोड़कर सभी कुछ घास के मैदान थे जो आदमी के सिर से ऊंचे थे और उसमें जो बताए गए जानवर वो उनके घर थे। सेक्रेड बनियाइन ट्रीज आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज शेप्ड लाइक एल्म्स। एक पेड़ होता है एल्म, एल्म का पेड़ एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है, एल्म का पेड़, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसका जो तना होता है तो मोटा यानी कि घना होता है, मोटा और ऐंठा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है और जो पाकड़ का पेड़ होता है वो भी ऐसा लगता है जैसे कपड़े के नुमा किसी ने पकड़कर ऐंठ दिया हो, और ये मोटे तने वाले होते हैं। हॉट गरम, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है उमस भरी, हॉट एंड ह्यूमिड, एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गरम और उमस भरी हवा आ रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जिनमें कुछ बंदरियां थीं यानी कि माताएं थीं, विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जो अपने एंड राइडिंग अंडरनीथ, अपने पेट से बच्चों को चिपकाए हुए थीं। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, वे पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ते थे भोजन की खोज में। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टेशन पर यात्रा करते हैं तो वहाँ भोजन भी करते हैं, और पेड़ की जो डालियाँ नीचे की ओर आती हैं, बंदर उन्हीं के सहारे स्टेशन पर कूद आते थे और वे उस भोजन वे सोचते थे हमको भी कुछ भोजन मिल जाएगा। द विलेजेस बी पास्ट हैड बॉल्स मेड ऑफ मड, जो गांव हमने रास्ते में देखे वो किस चीज़ के बने हुए थे? मड। मड मीन्स वैसे तो कीचड़ होता है, लेकिन यहाँ मड का मतलब है मिट्टी। मड मिक्स विद वाटर, यानी कि मिट्टी और पानी से बने हुए थे। एंड काउडंग, और काउडंग का जिक्र इसलिए क्या है क्योंकि वे ऊपर से गोबर से लिपे हुए थे, पुते हुए थे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैज्ड, उनकी छतों पर छप्पर पड़े हुए थे। छप्पर, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू द बम्बू पोल्स, बांस के जो पेड़ होते हैं उनमें जो बम्बू जो घास के पैकेट होते हैं, घास के जो बंडल होते बनाकर वो बांध दिए जाते हैं। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और फिर उसको बल्लियों के सहारे छप्पर को छत पर डाल दिया जाता है। दैट डे द पंपकिन बाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, पंपकिन्स आप जानते हैं कद्दू, बाइन्स मीन्स बेलें, इन ब्लूम, ब्लूम मीन्स जो उस पर विकसित हुई थी, ड्रेब मीन्स भूरे रंग की। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस दिन क्यों कहा है? क्योंकि लेखक उस दिन यात्रा पे जो जा रहा था उस दिन का वर्णन किया है। उस दिन छप्परों के ऊपर उगी हुई कद्दू की बेलें विकसित होकर भूरे रंग की दीवारों से लटक रही थी। यहाँ मैं कुछ आपको शब्द बता दूँ आपको। ट्रेलिंग माने होता है एक सिरे से लटकना, ठीक है, और स्ट्रीक्स होता है लाइंस यानी कि धारियाँ, और ड्रैब माने हल्के बादामी रंग का, या यहाँ कह सकते हैं कि भूरे रंग का। ठीक, अब आप देखिए अगला पैराग्राफ। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, लोगों से मेरे बातचीत करने का क्रम, टू द पीपल वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से ये जो बातचीत करने का क्रम था वह बाधित हो गया। क्यों हुआ? एज सून एज आई लाइटेड, जैसे ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों के एक झुंड ने, एक समूह ने हमको घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, ईख की बनी हुई। सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। आज की तारीख में डिजाइन और पैटर्न आप ज़्यादा समझते हैं, रेखांकन और नमूने उतने नहीं समझते हैं, तो अंग्रेजी का ये जो शब्द है आप इसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे।
शाउटिंग बर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो। अमेरिकन विलियम सी डगलस महोदय चूंकि हिंदी जानते नहीं थे, केवल अंग्रेजी जानते थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन बिना गलती किए हुए वे उनकी भावनाओं से अवगत हो रहे थे। देयर वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। द वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। अब देखिए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड का मतलब होता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मीन्स सैकड़ों हजार। ठीक है, आपको पता है सैकड़ों हजार का मतलब लाख हुए। ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय हुआ तो लाखों लोगों ने, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पुल्ड अप देयर रूट्स, लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, और अपने आवास बदल लिए। ये कहना आसान है कि आवास बदल लिए। उन्होंने अपना आवास पाकिस्तान से भारत में बनाने के लिए जो यात्रा की वह बहुत ही कष्टप्रद थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और वे भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, रिलीजियस मीन्स धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद के डर से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और वे 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, ये लोग शुरू से ही गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक। अब यहाँ बता दूं मैं, TREK, ट्रेक मीन्स होता है ट्रैवल विद द बिलोंगिंग्स, सामान सहित यात्रा करना। अब वर पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक, लेकिन वे और जब उन्होंने सामान सहित यात्रा की तो वे और गरीब हो गए। देवर पुअर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक। अब यात्रा क्यों, पहले ही गरीब थे, पहले अपना घर मकान खेत था जिससे उनकी जीविका किस तरीके से चल पड़ती थी। अब चूंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, इससे वे जब यात्रा प्रारंभ की तो वे पहले से और ज़्यादा गरीब थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड। अब किसी को अगर अचानक अपना घर छोड़ना पड़े तो क्या ले जाएगा? घर उठा ले जाएगा? खेत उठा ले जाएगा? नहीं, साथ में क्या ले जाएगा? वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन। ए फ्यू बिलोंगिंग्स, थोड़ा बहुत सामान, जो कुछ वे अपने साथ ला सकते थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, बहुत जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही दे बिगैन टू फॉल बाय द बे साइड, वे रास्ते में भूख प्यास से बेहाल होकर गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे रास्ते के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां वे गिरे वहीं उनकी मौत हो गई। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे थे। वे या तो स्वयं और देयर पेरेंट्स, या उनके माता पिता और रिलेटिव्स, या उनके सगे संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठे हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी मोटी दुकानें लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण छोटी मोटी चीज़ें बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उसी बाजार में अपनी जीविका खोजने लगे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही काफ़ी व्यस्त थी, या ओवर क्राउडेड, भीड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, उन्होंने गलियों में कपड़े और घास से बने हुए तंबू, जैसे तंबू कह सकते हैं, टेंट लगा लिए, टेंट कतारों में लगा लिए। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन जो शरणार्थी थे उनमें जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मीन्स होता अभ्यस्त, वे पहले से ही अभ्यस्त थे। टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, वे अपने जीवन को छोटे कम पूंजी में ही चलाने के पहले से ही अभ्यस्त थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की वार्षिक इनकम
डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। $100 से ज़्यादा ऐसे परिवार की आय औसतन नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अब बता दूं मैं स्किल्ड लेबरर और अनस्किल्ड लेबरर में क्या अंतर है। स्किल्ड मीन्स निपुण, जो आदमी आपका मोबाइल बनाता है, जो बिजली की वायरिंग करता है, जो किसी एक पर्टिकुलर काम को करता है जिसके बारे में वो जानता है, उसे स्किल्ड लेबर कहते हैं। और जो अनस्किल्ड लेबर होता है वो कोई विशेष कार्य नहीं करता, विशिष्ट कार्य नहीं होता उसके लिए। आप जो भी आप काम उसको सौंपा जाता है, मिट्टी का, खेती का, वो सभी काम, तो जो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे। जो एवरेज अनस्किल्ड अकुशल श्रमिक होता था वो एक दिन में 30 सेंट कमा लेता था, और लेस देन $2 से भी, और वो लगभग पूरे सप्ताह का मिलाकर $2 बनता था। देर इज 1 मील ए डे, और ये लोग एक ही समय भोजन करते थे। इनके भोजन में क्या होता था देख लीजिए। एन ऑनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा। ए पीस ऑफ ब्रेड, यहाँ ब्रेड का मतलब डबल रोटी से नहीं है, ए पीस ऑफ ब्रेड का मतलब कुछ रोटियाँ। ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरा दाल, कुछ दूध, थोड़ा दूध विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, बकरी के दूध से बना हुआ जो चीज़ माने होता है पनीर, उसके बारे में कह सकते हैं चीज़। हालांकि जो चीज़ के बारे में पनीर कहते हैं चीज़ को, वो भी बकरी के दूध का बना हुआ। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, कोई बसा माने घी तेल नहीं। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, कोई गोश्त नहीं। $100 ए ईयर, एक साल में $100 का मतलब ये ईयर इज़ नॉट $2 से वीक, क्योंकि 53 रविवार पर 53 वीक होते हैं, 53 वीक्स, और इसके हिसाब से $2 पर वीक का मतलब हुआ 106। तो उसने कहा है कि लगभग $2 भी पूरी तरह से एवरेज नहीं आता है। एट इवन द स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। ये जो छोटी सी इनकम थी, $2 से भी कम एक सप्ताह में, ये टोकरियां बेचकर कमाना मुश्किल थी एक ऐसे बाजार में जो उनसे भी ज़्यादा गरीब लोगों का बाजार था। यानी कि वहाँ जो लोग सामान बेचने और ख़रीदने आते थे वे पहले से ही गरीब थे, उनके पास टोकरी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। आई माने मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी निवासी, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं अमेरिका का एक निवासी उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी मिला था। मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट मीन्स लाभ वाला बाजार, जहाँ पर हमको पक्का वायदा हो कि हमें यहाँ पर लाभ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति जिससे लाभ प्राप्त किया जा सके। आई बॉट 1 टाइनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज। आना समझते हैं लोग, कहते हैं 16 आने। 16 आने, 4 आने को 25 पैसे कहते हैं, 8 आने को 50 पैसे कहते हैं, 16 आने को 1 रुपये कहते हैं। आई बॉट 1 टाइनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज। कुछ आना खर्च करके हमने एक छोटी सी बास्केट टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करके हमने एक फलों के लिए टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी। 1 रुपया खर्च करके हमने एक सुंदर सी जो रद्दी कागज होता है उसको डालने के लिए टोकरी खरीदी। ए लवलिंग स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी। सिलाई का सामान रखने वाली आकर्षक टोकरी 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर 1 आना और 2 ए पीस। हमने कुछ पंखे 1 आना के खरीदे और 2 ए पीस, और कुछ पंखे 2 ए पीस मतलब 1 आना के 2 पंखे इस दर से भी खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, और इतना सब खरीद कर मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन, वे बच्चे चले गए। साउटिंग देयर बेयर्स, चिल्लाते हुए, क्योंकि उन्होंने साउटिंग देयर बेयर्स
वे अपने सामान को बेचने के लिए शोर मचाते हुए बच्चों ने द चिल्ड्रन पास्ड इन, वो बच्चे गुजर गए, शाउटिंग देयर बेयर्स। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं लगभग एक कैदी था, कंप्लीटली सराउंडेड, जो पूरी तरह से घिरा हुआ था, अनेबल टू मूव, कि वहाँ से निकल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स यहाँ पर होता मेहनती, हार्ड वर्किंग। एग्रेसिव वेंडर का मतलब होता है आक्रामक, तेवर वाला विक्रेता। वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की सुंदर बच्ची थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हत्थे नुमा एक सुंदर सी बास्केट यानी कि टोकरी थी। एंड सी वॉन्टेड ए रूपी एंड हाफ फॉर इट, और वो इसका 1.5 रुपया चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट। अब यहाँ पर समझ लीजिए, 30 सेंट का मतलब हुआ 1.5 रुपया, 20 सेंट का मतलब 1 रुपया। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह आग्रहपूर्वक निवेदन कर रही थी। अर्नेस्ट प्लीडर, आग्रहपूर्वक। देयर वर टीयर इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह इस प्रकार से अपनी टोकरी बेचने का आग्रह कर रही थी। देयर वर सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि उसके शब्द किसी भी हृदय को पिघला सकते थे। बच्चों, इसमें भी मैं कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लूँ आपसे। जैसे इन्होंने कहा है कि दैट वुड रिंग एनी हार्ट, इसका मतलब है कि जो किसी व्यक्ति के हृदय में हमदर्दी यानी कि सिंपैथी उत्पन्न कर दे। टोन मीन्स स्वर। रिंग का मतलब आप नहीं कहते आपने रिंग किया है, फोन को जब कहते हैं तो कहते हैं रिंग किया है। रिंग मीन्स इफेक्ट। बेंडर मीन्स सेलर। बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया। एग्रेसिव मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको आक्रमणकारी या उग्र स्वभाव में। डिलीजेंट यानी कि हार्ड वर्किंग। सराउंडेड होता है कवर्ड, चारों तरफ से कवर कर लेना। इसके अतिरिक्त और भी कुछ मीनिंग हैं जिन पर मैं चर्चा कर लूँ। जैसे आपने देखा, पहले भी हम लोगों ने बात किया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे ज़्यादा लाभप्रद बाजार। इस चैप्टर में अभी इसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहेगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पैरा है जिसके बारे में कहा गया है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, एक इम्पॉर्टेंट पैरा है जिसको पढ़िए और इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश करिए। थैंक यू।